अच्छा अनिरुद्ध जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नेता कोई अपनी माँ के पेट से नहीं निकलता है। नेता जनता चुनती है और ये जो पद पे बैठने के बाद जिन नेताओं के दिमाग में गुमान आ जाता है ना कि तू तो पता नहीं क्या बन गया है। ये जनता है, ये बड़ी बहुत शातिर है। इसको सम्मान से, प्यार से, इसके काम करके, इसकी सेवा करके इसको जीता जा सकता है। तो फिर देखिए गुस्सा लाज़मी है। और रही बात डीएनए की, तो सीधी-सी बात है भाई, खून तो वही है। अगर गड़बड़ होगी तो खून खौलेगा भी और फिर अधिकारी को सावधान रहना भी पड़ेगा। मैं तो नमस्कार दोस्तों। शामली लगातार चर्चाओं में रहता है और यहाँ एक पूर्व चेयरमैन रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं मनीष चौहान जी। अगर इस परिवार की बात करूं तो यहाँ पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मंत्री, 7 बार के विधायक, खुद चेयरमैन रहे हैं शामली के। इनके अंकल खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहे हैं, बाबा जी विधायक रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा परिवार राजनीतिक है, सामाजिक है। और सामाजिक जो दृष्टिकोण है, अगर उसकी नज़रिए से देखा जाए, तो कोई भी कार्य क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि सहारनपुर, मेरठ तक भी, पानीपत तक भी नहीं छोड़ते कोई कार्य। आज उनसे बातचीत करेंगे। कल एक आपने वीडियो देखी होगी, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, दबा के वायरल हो रहा है। हर कोई उनको अपने चैनल पर, अपने पेज पर, अपने आईडी पर डाल रहा है। अधिकारियों की क्लास लग रही है और क्लास इसलिए लग रही है क्योंकि वहाँ सफाई कार्य जो है ढंग से नहीं हुआ। केवल फोटोग्राफी हुई और उसके बाद जब चेयरमैन साहब गाँव में गए और गाँव वालों ने इनसे समस्या बताई कि ये समस्या है और दूर नहीं हुई, तो दबाकर जो क्लास लगी उसके बारे में जानेंगे कि क्लास लगाने का क्या कारण था। एक मैंने फ़िल्म देखी थी, इंडियन फ़िल्म, उसमें सन्नी देओल एक डायलॉग मारते हैं कि पहले मैं प्यार से समझाता हूँ और फिर हथियार से। तो प्यार से के ज़रिए इधर क्यों जाना पड़ा? गुस्सा क्यों आया? किस बात को लेकर गुस्सा आया? प्यार से भी समझा सकते थे। प्यार से माने नहीं तो फिर गुस्सा क्यों आया? जी, चेयरमैन साहब। नमस्कार। क्या कारण था कल आपको गुस्सा आ गया? पहले आप कह रहे थे कि मैं, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है और भूसा भर देंगे। इसके मतलब क्या कारण था इसके पीछे? अब पता नहीं अनिरुद्ध जी, आप पहले तो चलो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप एक जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। समस्या कुछ नहीं थी, दरअसल पिछले कई महीनों से गंगेरू के जो गाँव वाले हैं, हमारा गंगेरू बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। मैं कहना चाहूँगा कि यूपी की बड़ी ग्राम पंचायतों में आती है। वहाँ के कई बार वो लोग मुझसे आकर मिले। वाल्मीकि बस्ती में और हमारा कश्यप मोहल्ला है, वहाँ पर माड़ी बनी हुई है, वहाँ पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत। तो गाँव के लोग आए, उन्होंने कहा कि ये समस्या है क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी तो नाले जो बंद पड़े हैं तो घरों में पानी भरेगा। तो मैं उन लोगों को लेकर सीडीओ साहब से मिला, लगभग 1 महीना पहले। हमने उनको कहा, उन्होंने अपने जो नीचे बीडीओ हैं और जो संबंधित अधिकारी थे, उनको उस बारे में अवगत कराया, उनको आदेश किया कि उसको जाके सफाई कराने का काम करें। उसके बाद भी काम नहीं हुआ। फिर मैंने 20 दिन पहले, 15 दिन पहले अभी दोबारा फिर फ़ोन किया सीडीओ साहब को। उन्होंने फिर बीडीओ को इसके बारे में बोला। बीडीओ हमारे निकले ही नहीं अपने ऑफ़िस से, वो गाँव तक जाने की उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि वो गाँव में जाएँ, जाकर देखें। फिर मैंने बीडीओ को थोड़ा टाइट किया, उनको फ़ोन पे बोला कि बीडीओ साहब, और मैंने क्लियरली उनको बोला था तमाम अधिकारियों को कि 3 दिन का समय आपके पास है। या तो 3 दिन में आप इसको साफ़ कराइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को आता है कि साफ़-सफ़ाई कैसे कराई जाएगी। क्योंकि हमने बचपन से, अभी तुमने पूरा आपने अभी परिचय दिया मेरे परिवार का। तो हम तो ऐसे पिता की औलाद हैं, ऐसे गुरु से हमने सीखा है अपना, हमारे पिताजी को हमने देखा है, जो आस-पास आप ये देख रहे हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेज़ हैं, सड़कें बनी हैं। ये ऐसे टाइम पे बनी हैं कि जब उतना बजट नहीं होता था सरकार का, लेकिन फिर भी ये काम हुए क्योंकि हमारे पिताजी ने लोगों को साथ लेकर, हमारे क्षेत्र के लोगों ने श्रमदान करने का काम किया। ये सड़क बनवाई, स्कूल बनवाया, खुद ट्रैक्टर चलाया, खुद फावड़ा चलाया। तो हमने उसी चीज़ को देख के हम बड़े हुए हैं। तो हमने कहा भई जब नहीं अधिकारी मानते हैं तो मार-पिटाई तो उनसे क्या करें? अब हमने जाकर फिर हमने गाँव वालों को इकट्ठा किया और हम वहाँ पर नाले में जाके हमने खुद सफाई करने का काम किया। जब सफाई हमने करनी शुरू की, जब हमने कहा, उनको लगा कि हमने जेसीबी बुला ली और हम खुद काम करेंगे, तो आनन-फानन में सब लोग भागे। उनसे बात हुई तो फिर गुस्सा आना तो लाज़मी था कि हमें गुस्सा किस बात पे आया। जब मैं गाँव में पहुँचा, तो गाँव वालों ने बताया कि 3 दिन पहले मशीन आई थी और वो सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी करके उन्होंने ग्रुपों में डाल दिया कि हमने सफाई करा दी। और आप देख लें, वहाँ सारे नाले सब ऐसे ही पड़े थे और उसमें गाँव वालों का आरोप था कि लगभग-लगभग 2 ढाई लाख रुपया इन्होंने उसके नाम पे वसूली कर ली। तो गुस्सा इस बात पे आया कि ये सरकार का पैसा है लोगों के लिए। ये हमारे नेताओं के या अधिकारियों के खाने के लिए नहीं है।
इस बात पे फिर बीडीओ से बात हुई तो बीडीओ ने कहा मैं भी संज्ञान लेता हूँ, तो उस बात पे हमें गुस्सा आया, फिर बीडीओ को भी धमकाया हमने और एडीओ को भी टाइट किया। सेक्रेटरी को टाइट किया, जो सचिव है कि भई तुम ये ऐसे थोड़ा नहीं होगा कि तुम गलत लोगों के साथ ठीक है, प्रधान है या विधायक है, कोई भी है, भगवान नहीं बन जाता वो। जनता की वोटों से बना है, जनता के लिए बना है और जब जीत जाता है तो उसको सबके लिए काम करना चाहिए। जो प्रधान वहाँ मौके पे पहुँचा, प्रधान ने जिस भाषा का वहाँ इस्तेमाल किया और जो शब्द उन लोगों को कहे, वो हमें बुरे लगे और हमने कहा भी, हम प्रधानी जैसी छोटी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, हमारा परिवार है, चाहे कोई भी प्रधान हो, हारा हुआ हो, जीता हुआ हो, सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम ज़्यादा उसमें प्रधानी में घुसना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार प्रधान वहाँ कर रहा है, तो वो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रधान जी को भी सूचना देना चाहता हूँ और तमाम अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि प्रधान या किसी जनता के उनको जनता के लिए बनाया गया है। वो प्रधान के लिए या किसी नेता के लिए नहीं उनको भेजा गया है। उनका काम है कि जनता की समस्या को दूर करें, जनता के काम करें, जो गाँव की समस्या है उनको करें। आखिर में जब हमें खुद फावला उठाना पड़ा, वहाँ जाके काम करना पड़ा, तमाम अधिकारी पहुँचे। अब उसका नतीजा ये निकला कि कल सीडीओ साहब और सब तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचे, जाके देखा और आप जाके देखिएगा कि शामगढ़ी में किस कदर संबंधित अधिकारी वहाँ पर काम करा। पर आपको ऐसा नहीं लगा आपका परिवार बहुत बड़ा परिवार है, जाना-माना परिवार है। मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे जो गुर्जर हैं उनसे बात की है, तो उनमें उनमें भी जाना जाता है आपका परिवार। आपको ये नहीं लगा कि मैं नाली में घुस रहा हूँ फावड़ा लेके? आपको ज़रा-सा भी दिल में ये नहीं लगा कि मैं आज जिस ओहदे पर आप हैं, उसपे आपको ज़रा-सा अंदर कुछ ऐसा आया, कोई फीलिंग आई इस तरह की कि आपको लगा हो, मैं नाली में घुस रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? अच्छा अनिरुद्ध जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नेता कोई अपनी माँ के पेट से नहीं निकलता। नेता जनता चुनती है। और ये जो पद पे बैठने के बाद जिन नेताओं के दिमाग में गुमान आ जाता है ना कि तू तो पता नहीं क्या बन गया है। ये जनता है, ये बड़ी बहुत शातिर है। इसको सम्मान से, प्यार से, इसके काम करके, इसकी सेवा करके इसको जीता जा सकता है। अब मुझे देखिए 25 साल से मेरी एक आवाज़ पे ये क्षेत्र खड़ा होता है। मेरे पिताजी ने 40 साल इसमें सेवा करी। मैं लगभग 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, जो लोगों के काम कराना, लोगों की सेवा करना। तो ऐसा नहीं है। हम लोग अगर ये चीज़ पब्लिक को हटा दें ना, कि आप कह रहे हैं कि कहीं ज़रा-सा नहीं लगा। हम अगर बड़े बने हैं, तो हम बड़े कोई माँ के पेट से बन के नहीं आए हैं, कि हम बन गए। हमें पब्लिक ने बड़ा बनाया है। पब्लिक हमें प्यार देती है। हमारा चुनाव होता है, हमारी रैलियाँ होती हैं। लोग आप यकीन नहीं करेंगे मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। यार हमें लोग कहते हैं हमारे चुनाव में इतने खर्च हो गए। लोग कहते हैं हमें रैलियों में इतना खर्चा हुआ। मैं बड़े फ़क्र के साथ कहता हूँ कि मैं ऐसे क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। ऐसे लोगों की मुझे सेवा करने का मौका मिला है या ये प्यार करने का ही बदले में लोग ऐसा करते हैं कि हमें वोट, हमें रैलियाँ सब फ्री में होती हैं। हमें किसी को कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, किसी का कुछ नहीं। 5 साल लोगों की सेवा करते हैं पूरे, 5 साल के बाद जब मौका मिलता है लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग हमें उसी तरह हाथों-हाथ लेते हैं जिस तरह हम लोगों के अब आप देखिए सुबह-सुबह आए, आप रात कल 11 बजे तक, 12 बजे तक आपने इंतज़ार किया, मैं नहीं आ पाया। कल पूरा दिन हम व्यस्त रहे। सुबह फिर आप आए तो मैं यहीं बैठा हूँ, नीचे आपको बैठा हुआ मिला, लोगों की समस्याएँ सुन रहा हूँ। जब लोगों को उपलब्धता मिलती है ना अपने नेता की, तो ये नेता वाला मामला ना हमारा रिश्ता नेता और जनता वाला नहीं है, हमारा रिश्ता पारिवारिक है। ये एक परिवार है हमारा ये क्षेत्र। अब जिस गाँव में मैं गया, अब मेरे दादाजी ने वहाँ उस गाँव की सेवा की, मेरे पिताजी का पूरा जीवन इसी में बीत गया। मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। मेरी जो धर्मपत्नी हैं शेफाली चौहान, वो सदस्य हैं जिला पंचायत की 2 योजना से। तो हम लोग तो एक पारिवारिक मतलब इस तरीके से सेवा करते हैं, इसको ये राजनीति हमारे लिए बिज़नेस नहीं है, राजनीति हमारा पैशन है। हम लोगों का प्यार देख के लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, ना कि अपना रुतबा बनाने के लिए। रुतबा है, जहाँ है, बाहर हम भी ठीक-ठाक रहते हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में एक अगर वाल्मीकि भी मुझसे मिलने आता है, तो मैं उसको भी उसी तरह ट्रीट करता हूँ, जिस तरह किसी राजा-महाराजा को ट्रीट करता हूँ। तो यही प्यार है जिसकी वजह से हमें ना ये कभी ऐसी भावना हमारे मन में आई, ना हम पब्लिक से बड़ा स अपने आप को समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जो उम्र में बड़ा है, वो बड़ा है, पैसे वाला या बड़े मकान वाला कोई बड़ा नहीं होता शामली के चाणक्य कहे जाने लगे हैं आपका परिवार, मंत्री जी भी। आपने कैसे झट है। से पूरा का पूरा पासा बदल बदल दिया और जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वो आपका हो गया, ब्लॉक प्रमुख आपका हो गया। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में भी ऐसा ही बना रहेगा या फिर इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? क्योंकि नए-नए जो लड़के हैं वो राजनीति में आ रहे हैं और जो दाँव-पेच आपने अपने पिताजी से सीखे, आप उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। तो आपको क्या लगता है वो दाँव-पेच आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे? क्योंकि समय-समय पर दाँव-पेच जो है बदलते रहते हैं। देखो मैं तो ये कहूँगा हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न है, वो है मंत्री जी की 40 साल की तपस्या। मैं उसको उनका राजनीतिक जीवन नहीं कहूँगा, मैं उनको तपस्या कहूँगा।
क्योंकि एक नेता के परिवार को, उनके उसकी घरवाली को और उसके बच्चों को पता होता है कि उस नेता के को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जनता को नहीं पता होता। बाहर एक फ्रेम दूसरा दिखाई देता है, लेकिन एक साथ-साथ जो परिवार जुड़ता है, हमारी अगर आप किसी भी नेता के पास जाएँगे जो पब्लिक के लिए समर्पित रहता है, नेता, विधायक या सांसद नहीं, नेता। नेता बनने में और विधायक सांसद बनने में ज़मीन-आसमान का अंतर है। नेता के आप बीवी-बच्चों से पूछिए, उसके परिवार से जाकर पूछिए, उसकी माँ-बहनों से पूछिए कि क्या जीवन वो जीता है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं अपने बच्चों से मिले, मैं घर पर हूँ, मैं अभी आपको पूर्व में बता रहा था, मुझे 2 दिन हो गए हैं अपने बच्चों से नहीं मिला मैं। रात को जब ऊपर जाता हूँ, मेरी फैमिली यहीं रहती है, मैं जब ऊपर जाता हूँ, तब तक बच्चे सो जाते हैं और जब मैं सुबह 6 बजे हम उठ के आ जाते हैं, तब तक बच्चे उठते नहीं हैं। तो मतलब हमने देखा है अपने पिताजी को, हम आते थे छुट्टियों में, कई-कई महीने हो जाते थे हमें मिले हुए, कई बार तो सालों-सालों तक हम अपने पिताजी से नहीं मिल पाते थे क्योंकि हम बाहर हॉस्टल में पढ़ते थे, नहीं मुलाकात हो पाती थी। तो एक हमने जो हमारे यहाँ पर जो आप बता रहे हैं चाणक्य और तो ये हमारी जो सब कुछ चल रहा है, ये मंत्री जी की 40 साल की तपस्या है, जो हमने उनसे सीखा है। और सबसे बड़ा जो मैं कारण मानता हूँ कि हमारी कामयाबी का है, वो है एक य अनुभव, मंत्री जी का जो 40 साल का अनुभव है जनता की सेवा करने का और राजनीति करने का, साथ-साथ एक युवा का मिश्रण। हम नए हैं, पढ़ लिख कर राजनीति में आए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हमने यहीं पर सारा काम सीखा है, पढ़ाई-लिखाई भी की है, पढ़े-लिखे हैं, तो दोनों का मिश्रण, अनुभव प्लस युवा का जोश, दोनों को मिला के क्षेत्र को हम चला रहे हैं, तो ये हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न है। और मैं तो बस भगवान से यही विनती करूँगा, हमारा जो नेता हैं हमारे और समाज के भी, मैं तो कहूँगा सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले, उनका आशीर्वाद बना रहे हम लोगों पर। तो ये जब तक मिश्रण रहेगा अनुभव का और युवा का, तो तब तक मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ कोई समस्या आने वाली नहीं। आपके पिताजी दोनों तरह के रोल कर लेते हैं। वो जहाँ ठंडा हो, ठंडा रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, सभी से ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हीं का व्यक्ति हो, घर का व्यक्ति हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है, मैं पहली बार आपकी बाइट ले रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी नेता की बाइट ले रहा हूँ। लेकिन मैं ब नेता की बाइट लेने नहीं, मैं एक व्यक्ति की बाइट लेने आया हूँ, जो लोगों के बीच जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जब वो गरम हो जाते हैं, क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारे किस्से सुने होंगे उनके, यहाँ पे वो कर दिया, वहाँ पे वो कर दिया। जब वो अधिकारी से बात करते थे पहले प्यार से आप ही की तरह, तो आपको क्या लगता है? आप में वो जो कि तो डीएनए काम कर रहा है, वही ब्लड काम कर रहा है। और मेरा अंतिम सवाल ये भी है, लोग कमेंट करके ये भी कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो आपने जाके क्लास लिया अधिकारियों की, ये लोकसभा नज़दीक चुनाव आ रहा है, तो उसके टिकट के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कमेंट में मैं कल देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है। देखिए मंत्री जी की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जिस समय उन्होंने राजनीति शुरू की, बड़े संघर्ष के साथ राजनीति की, पब्लिक के बीच में रह के राजनीति की। तो गुस्सा जब हमारा मकसद अधिकारी को कोई नीचा दिखाना थोड़ा नहीं है। हमारा मकसद है कि अधिकारी काम करे। लेकिन अगर हमारी जनता जो हमारे लिए तन, मन, धन से तैयार रहती है, जो हमारे लिए पूर्णतः समर्पित रहती है, उसका काम नहीं करा पाएँगे और अधिकारी उसका सम्मान नहीं करेगा, उसका काम नहीं करेगा, तो फिर देखिए गुस्सा लाज़मी है। और रही बात डीएनए की तो सीधी-सी बात है भाई खून तो वही है। अगर गड़बड़ होगी तो खून खौलेगा भी और फिर अधिकारी को सावधान रहना भी पड़ेगा। मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ आज तक कुछ ये किस्मत का खेल है। कभी टिकट मिला नहीं अब तक, मौका नहीं मिला मुझे किसी सदन में जाने का। लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा मैं चिंतित नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। मुझे पता है बहुत से विधायक और सांसद भी मैं बड़ी बात नहीं करूँगा लेकिन लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, उसका कारण यही है कि मैंने आपको बताया ना, मैं विधायक या सांसद पे तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं तवज्जो देता हूँ कि आप नेता बनिए, लोगों के दिलों पे राज करिए। अब आपका राज होना चाहिए उनके दिल पे, वो दिल से आपको इज़्ज़त दें। वो दिल से आपकी लिहाज़ करें। ऐसा नहीं कि आपके पद को वो नमस्ते करें, वो पद वाली नमस्ते कुछ दिन चलती है, जितने दिन आप कुर्सी पे रहोगे उतने दिन नमस्ते होगी। लेकिन आज हम पद पे रह भी लिए, मेरा मेरा बड़ा सौभाग्य मुझे मिला कि मैं सबसे कम उम्र का जिला पंचायत अध्यक्ष बना था। मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का, उस टाइम बहुत भीड़ थी, आज भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज भी मुझे वही प्यार मिल रहा है, बिना पद के मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फ़र्क उसमें आएगा। डीएनए की आप टेंशन ना करें। प्योर डीएनए है, उसी तरीके से काम करेगा। हमारा मकसद एक है, जो हमारे पिताजी ने एक क्षेत्र के लिए एक अपनी एक ज़मीन जो उन्होंने हमें दे के जाएँगे, जो एक साम्राज्य हमें सौंप के जाएँगे, जो एक अपना वर्चस्व हमें दे के जाएँगे। हमारी कोशिश ये है, मैं भगवान से सुबह-शाम बस हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ कि मैं उसको बढ़ा पाऊँ या नहीं, वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो है,
उसको सँभाल पाऊँ, उसको सँभाल के अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर पाऊँ, यही मेरा मकसद है। अब रही बात आपने जो दूसरा एक करंट छोड़ा है अभी ये दूसरा एक जो देखिए इसमें फैसला हम नहीं ले सकते। रही बात आपने कहा कि मुझे नहीं पता किन लोगों ने कमेंट किया क्योंकि मैं अब तक देख भी नहीं पाया। फ़ोन आ रहे हैं मुझे सहारनपुर से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मुझे मुज़फ़्फ़रनगर से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मेरठ से बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मेरठ से तो बल्कि मेरे पास एक अभी कॉल आया क परसों कि सर अभी मेरी एक आपने वीडियो देखी होगी जो मैं अग्निपथ योजना आई है उसमें युवाओं को मैं जगह-जगह जाके कलिस्सोपुर गया, मैं स्टेडियम में, डिंडोखेड़ा गया, जसाला में गया। तो मैं स्टेडियम में जा रहा हूँ जहाँ-जहाँ लड़के भर्ती की कोशिश वो ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाके उनको इस योजना के बारे में समझाने का काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से आया कि सर आप एक बार मेरठ का समय दें हमें। मैं मेरठ में आके आप हम कुछ युवा को हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन मिले। तो हम जाएँगे जहाँ-जहाँ भी ज़रूरत है, हम समझाने का काम करेंगे। जो ये कह रहे हैं ना कि वो इसलिए नाली में कूदे, सफाई कर रहे हैं कि टिकट लेना है। आप इससे पहले भी मेरी तो सफाई की वीडियो है। आपको याद होगा जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, पूर्व में 2014 की बात है, आप अखबार उठाइएगा या वो वीडियो आप मैं आपको दे दूँगा, उपलब्ध करा दूँगा। मैंने शामली के नाले साफ कराए। जेसीबी लगाई थी, 2 दिन तक सारा पानी निकलवाया था बिकॉज़ बरसात में शामली वासियों को दिक्कत होती थी। मेरा मकसद ये नहीं है, टिकट देना ना देना वो 2 के हाथ में है। टिकट किसी के हाथ में नहीं है, या तो पार्टी हाईकमान के हाथ में है, उसको जो उचित लगेगा पार्टी हाईकमान को वो करेगी। उसमें मेरी आपकी नहीं चलेगी। दूसरा भगवान के हाथ में है, जो भाग्य लिख के भेजता है, जो किस्मत में लिख के भेजा किस्मत की रेखाओं को कोई बदल नहीं सकता। वरना 2017 में विधायक बन गया होता मैं। मैं 2013 में विधायक बन गया होता। 2014 में सॉरी, मैं विधायक बन गया होता। लेकिन वो किस्मत का खेल है, भाग्य का खेल है। उसपे मेरा कोई बहुत ज़्यादा मैं अपने मन में ज़्यादा भावनाएँ नहीं रखता हूँ या ज़्यादा अपनी कोई धारणा नहीं बनाता उस चीज़ को लेके। मेरा मकसद है काम करना है और मैं काम कर रहा हूँ और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये टिकट के लिए लड़ाई है या उसके लिए नहीं, आप देखिए यार, मुझे मैं 25 साल से बताइए मैं अनुपस्थिति मेरी कब की है? मैं क्षेत्र में परमानेंट रहता हूँ। परमानेंट मैं यहीं पर सारा काम कर रहा हूँ। रोज़ाना काम किए हैं, लोगों के जाके हम लोगों के क्षेत्र में रहते हैं, सुख में, दुःख में शामिल होते हैं, काम कर रहे हैं, विकास के कार्य करा रहे हैं। तो ऐसा तो पता नहीं मुझे लगता नहीं किसने लिखा है कि ये टिकट के लिए लड़ाई है, टिकट के लिए कोई लड़ाई नहीं है। उसके लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। आज अभी है, अभी अब इसका मतलब तो ये भी कहेंगे अब अग्निपथ में मैं 7 तारीख को हम लोग एक जनसंवाद रैली निकाल रहे हैं अग्निपथ के समर्थन में। तो इसका मतलब तो उसको भी उसी से जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, मैं कल भी एक पत्रकार हमारे रोहित शर्मा हैं, उनको मैंने बाइट दी थी। वो आए थे कल, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अग्निपथ के लिए निकल रहे हैं आप, आपका क्या इरादा है आपका? तो अनुरोध मैं आपको बताता हूँ क्लियर, कोई इरादा नहीं। बहुत अच्छी योजना एक हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के भविष्य के बारे में अपने देश की अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए, हमारी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक योजना हमारे बीच में उतारी है। मेरा मकसद है कि उस योजना को धरातल पे लोगों को समझाने का कार्य किया जाए। क्योंकि कुछ पार्टियाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको गलत तरीके से उसको मूव कर रही है। बहुत लोग, मैं आपको अपनी चैट्स दिखाऊँगा अभी मैसेंजर्स पे, फ़ेसबुक पे और इस पे क्या नाम है अपना इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर मुझसे बहुत लोग, मैं बराबर उनसे चैट कर रहा हूँ। रात को 12-12 1-1 बजे जब मैं यहाँ से फ्री होके जाता हूँ तो लोग मैसेज आते हैं, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। उनको संतुष्ट भी करने, वो असंतुष्ट होते हैं, वो बड़े-बड़े क्वेश्चन मुझसे करते हैं। लेकिन मैं उनको नंबर देके अपना कि आप मुझसे फ़ोन पे बात करें, आप मुझसे मिलें। मैंने कई लोगों को बोला है, उन्होंने मुझसे टाइम भी लिया है, वो मिलेंगे भी मुझसे आके। मैं उनको समझाने का काम कर रहा हूँ, 80% वो संतुष्ट भी हुए हैं कि आप सही कह रहे हैं मनीष जी। तो बात है पब्लिक के बीच में जाके हम उस योजना को धरातल पे उतारें। देखिए, मोदी जी सबसे नहीं मिल सकते, योगी जी सबसे नहीं मिल सकते। उन्होंने योजना दी, उसको समझाने का काम, हम उनके सिपाही हैं, उनको समझाने का काम हमारा है। अब मुख्यमंत्री जी ने कितना बढ़िया, अब देखिए अग्निपथ भेजा, उतारा किसने? मोदी जी ने। अब योगी जी ने कितना बढ़िया सपोर्ट किया कि आपको 4 साल के बाद जब अग्निवीर आएँगे, तो उनको अलग से हम ऑप्शन देंगे। उनकी भर्तियाँ होंगी, उनको सही नियुक्तियाँ देंगे। तो यही तो सोच चाहिए हमें। ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। तो इस चीज़ को आगे लेके जाना है। अब 7 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे। अब मुझे नहीं पता, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं, अपना लोग आ रहे हैं, मिलना-जुलना है, लोग बुला रहे हैं मुझे, जहाँ-जहाँ मुझे जाना है मैं जा रहा हूँ। लेकिन हम सबको समझा रहे हैं, लोग अपने आप आएँगे। देखिएगा कितना युवा सड़कों पे उतरेगा। जो मुझे लग रहा है, मुझे कल से, मैं अभी आपसे पूर्व जब आप आए इससे पहले प्रधान जी लोग बैठे, सब बात कर रहे थे हम लोग। तो बात चल रही थी कि सहारनपुर से कॉल आ रहा है कि आप आएँगे तो हम रास्ते में खड़े मिलेंगे आप। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं।
कहते हैं आप देखिएगा हम इसके सपोर्ट में हैं, हम इस योजना को सपोर्ट करते हैं और आपने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है और आप सड़क पे निकल रहे हैं, आप निकलिए, आप अकेले घर से निकलेंगे उसके बाद देखिएगा आपके साथ कितना अब हम भी देखना चाहते हैं ना कि हम अगर निकलेंगे इस योजना को समझाने का काम करेंगे, हो सकता है मेरे साथ 20 आदमी हो, 50 आदमी हो, 100 आदमी हो, लेकिन उसके बाद कितना कारवां मेरे साथ जुड़ता है, कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं, तो वो सपोर्ट दिखा के हम उन लोगों के मुँह पे तमाचा मारने का काम करना चाहते हैं, जो लोग हमारे युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे युवाओं को बरगलाकर उन पर कोई ट्रेन जलवाने का काम कर रहा है, कोई धरने प्रदर्शन कराने का काम कर रहा है और उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे, उनके जीवन से खिलवाड़ होगा, उनके भविष्य से खिलवाड़ होगा। तो मैं इसी सोच के साथ ज़मीन पर उतर रहा हूँ कि इसको हम अपने 2 जिलों में क्योंकि सहारनपुर का भी बहुत युवा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ भी हम संवाद करेंगे। तो हम एक जनसंवाद नाम से एक छोटी-सी एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों के साथ जाएँ, लोगों के सामने जाकर अपनी बात रखें, अपनी सरकार की बात को अब जो सरकार ने हमारे लिए इतना अच्छा एक मौका सुनहरा अवसर दिया है, उसको लोगों के बीच में प्रस्तुत करें, उनको समझाएँ, उनके माइंड में अगर कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है, उसको क्लियर करने का। एक बात और चल रही है, मैं कहीं गाँव में गया हूँ अग्निपथ को लेकर, वो कह रहे हैं कि गुजरों तो पहले भी नहीं होते। तो इसके बाद तो 4 साल वाले का पता करेंगे कौन-सी ये 4 साल वाला परमानेंट हो गया है या फिर आ गया है। तो शादियों में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसमें आप क्या कहें इसके बारे में? देखो ये मैं समझता हूँ मुझे पता नहीं किसने कही आपको, लेकिन शायद अधूरा ज्ञान इंसान को हमेशा भ्रमित करता है। शादी की समस्या हर समाज में है और मैं अब अगर अपने समाज की बात करूँ, गुर्जर समाज की बात करूँ, बहुत बड़ी समस्या है। मैं 2 मेरे इस क्वेश्चन के 2 जवाब हैं। देखो पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारे फौजी भाइयों के व्यक्तिगत जीवन जो उनका अपना घरेलू जीवन होता है, उसपे विचार करके उनको भी मौका दिया। अच्छा आप बताइए, फौजी फ़ौज में होता है, बॉर्डर पे रह के हमारी सुरक्षा करने का काम करता है और फौजी की घरवाली या उसके बच्चे, वो बेचारे यहाँ पर अपने पति के और अपने पिता के प्रेम के लिए तरस जाते हैं। बहुत से 15 साल का भी तो वीआरएस लेके आते हैं लोग। अब मोदी जी ने ऐसा किया कि भई हम 4 साल ये अपना फ़ौज का जीवन, एक अनुशासित जीवन जिएँ, उसको जीने का काम करें और उसके बाद अपनी परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को समय दें, तो उसमें क्या बुराई है? रही बात आजकल जो आपने कहा कि शादियाँ कम होती हैं, आप अनिरुद्ध जी मुझे एक बात बताइए, अभी कितने लोग भर्ती करने की वो मतलब कितने तैयारी करते हैं भर्ती? जाते तो 15,000 20,000 ही हैं, करते हैं लाखों में तैयारी करते हैं, नंबर नहीं आता। इस 4,000 वाले में कितनों के ऑप्शन खुले? एक लड़का 17 साल 6 महीने की उम्र से तैयारी शुरू करेगा, उसका एक भर्ती में नंबर नहीं आएगा, दूसरी में आएगा, दूसरी में नहीं आएगा, तीसरी में आएगा, नंबर आने के चांसेस हैं। भर्ती होगी, क्यों नहीं शादी होगी? हमारे समाज में आज भी हम बात करते हैं, हम कोई दलाली या हमारा समाज में अपने समाज की अगर बात करूँ, कोई दलाली या घूसखोरी या कोई चोरी-चकारी का काम करने वो नहीं करते हैं। वो अपना खेती पे निर्भर हैं। जब 25 लाख रुपए एक 22 साल, 23 साल के लड़के के पास अपने व्यक्तिगत रूप से 25 से 30 लाख रुपए की सेविंग होगी, सरकार ने उसको लोन देने का वादा किया है, उसको उसमें सहायता करेगी सरकार। उसके बाद भी उसको मौका भी मिलेगा कि उसमें से लगभग-लगभग 50% मैं देखता हूँ आजकल हमारे समाज के लड़के कितने जागरूक हो गए हैं और कितना वो हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब वो भर्ती भी होंगे, तो उसमें क्यों नहीं आएँगे रिश्ते वाले? इसमें तो मैं कहता हूँ कि रिश्ते वाले आने वालों की उनकी संख्या बढ़ेगी। आप देखिएगा, ये योजना एक बार उतरने लागू होने दीजिए और एक बैच पास आउट होने दीजिए आप। 4 साल का एक बैच निकलने दीजिए। उसके बाद बताऊँगा जो आज बिना ब्याहे की संख्या अगर किसी गाँव में 1000 की है, तो वो 100 की रह जाएगी मात्र। वो लोग जाएँगे, रोज़गार का रास्ता खुलेगा यार। 4 साल के बाद वो नौकरी करके आएगा। देखो, ये तो बात तय है कि फौजी अनुशासित होता है। जब एक अनुशासित होगा, छोड़ दीजिए आगे उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वो अपना काम भी करेगा। काम करेगा तो अनुशासन से ना, सिखाएगा तो अनुशासन ही ना अपने बच्चों को। वो क्षेत्र में आएगा। मैं कहता हूँ एक फौजी, मैं बहुत से फौजी जो रिटायर होके आते हैं, मैं मिलता हूँ उनसे, मेरे क्षेत्र में भी, हज़ारों की संख्या में है। मैं जाता हूँ उनसे मिलने, मैं उनसे आग्रह करता हूँ। मैं हमेशा शिक्षक आप पूछिएगा तमाम रिटायर जो शिक्षक हैं, वो रिटायर होते हैं। तो मैं कभी उनके जब रिटायरमेंट पार्टी होती है उनका जब वो उसमें मुझे बहुत बार बुलाया जाता है। मैं उनसे जाके एक रिक्वेस्ट करता हूँ। फौजियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सिर्फ़ आपने देश की सेवा की है। शिक्षक भी शिक्षित कर रहा है हमारी पीढ़ियों को और फौजी देश को सुरक्षित कर रहा है। मैं उनको कहता हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने-अपने क्षेत्र में जितना आपका दायरा है
50 लोगों का है, 100 लोगों का, उनको भी अनुशासित करिए। आप उनको भी अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान से उनको भी आगे बढ़ाइए। ज़िंदगी पूरा जीवन हमें सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं है, वो लोग गलत है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये भ्रांति ना फैलाएँ कि इससे शादियाँ कम होंगी। मैं कहता हूँ कि इससे शादी के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। हम देखते हैं बहुत कुँवारे लड़के हैं, रनवे घूमते हैं, जीवन खराब हो जाता है। लेकिन जब ये ट्राई करेंगे, भर्ती में जाएँगे, 4 साल के बाद देखिएगा आप रिश्तों की लाइन लगेंगी। ये और बता दीजिए, जो आपकी रैली है, जैसा आप यहाँ से कह रहे हैं 7 तारीख को आप यहाँ से निकलेंगे, ये जसाला से होकर कहाँ तक जाएगी? देखिए, हमने अभी जो हमारा हमारा बना है घूमने का, हमारा बना है यहाँ से जसाला से निकलेंगे 7 तारीख को सुबह। हम यहाँ से शामली, शामली से थाना भवन, थाना भवन से जलालाबाद, जलालाबाद से ननौता होते हुए हम सहारनपुर जाएँगे। रात्रि का विश्राम हमारा पूरा सभी लोग जो भी होंगे हमारे साथ, हम सहारनपुर में रुकेंगे। अगले दिन 8 तारीख को सुबह हम सहारनपुर से अपना कारवां शुरू करेंगे और हम सरसावा, सरसावा से नकुड़ गंगो होते हुए हम वापसी यहीं पर आकर इसका समापन। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आने वाली 7 तारीख में गाँव जसाला, जिला शामली से जो कारवां है वो चलेगा। हज़ारों की तादाद में हज़ारों मोटरसाइकिल यहाँ इकट्ठी हो सकती हैं और माननीय मनीष चौहान जी के साथ यहाँ से थाना भवन होते हुए, ननौता, जलालाबाद होते हुए कानपुर तक जाएगी। उसके बाद फिर वापिस होते हुए नकुड़ गंगों को होते हुए फिर जसाला में ही आकर रुकेगी। अग्निपथ को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उनको लेकर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का कुछ नहीं है, आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि और ज़्यादा जो रिश्ते हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी। गाँव में जो बच्चे रह जाते हैं बिना शादी के, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1000 में से 100 की तादाद पर ही आ जाएगी। अपने पिताजी की बात बताई, अपने बारे में बताया और स्पष्ट किया कि कल का जो वीडियो है, वो केवल और केवल समझाने के लिए था, न कि उग्र होने के लिए। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।